हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखो, हमने 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन 13 अक्टूबर की जो थर्ड शिफ्ट है और 14 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये दोनों ही शिफ्ट बहुत ही ज्यादा इजी थी, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल की थी। तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, और अगर बन भी रहे थे तो वो सभी चीजें आपको आती हैं, या फिर इस तरह के जितने भी एग्जाम्स है, मतलब बहुत ज्यादा जो बेसिक है उनमें कराने में ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, है ना। तो वो हम एक साथ ही कंसिडर कर लेंगे, दो दो शिफ्ट के एग्जाम्स को एक साथ ही हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले अच्छी शिफ्ट कर लेते हैं जहां से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 14 अक्टूबर को अच्छा पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में, तो आज हम सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इफ 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो हमें साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनाना है। देखो, कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे हमें सीधा ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो साइन की पावर 4x है ना, ये कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, बनता है, मैक्सिमम केसेस में बनता है। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी वो 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स को इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं, तो 10 की पावर 4x इक्वल हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और यहाँ से ये हमें पता है कि 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो 10 की पावर 4x आया वो सेक स्क्वायर एक्स आया, यहाँ से मैं साइन की पावर 4x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, साइन की पावर 4x डिवाइड बाय कोस की पावर 4x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखो, कोस स्क्वायर एक्स से कोस की पावर 4 कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 2 बच जाता है। तो साइन की पावर 4x को हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो साइन की पावर 4x को देखो, हम यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स लिख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं यही तो कह रहा था कि ये साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन हमने 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में भी देखा था। ठीक है, अच्छी शिफ्ट है, ये वाली भी अच्छी शिफ्ट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे पास बनते हैं। ठीक है, देखेंगे उन सभी चीजों को। देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हर शिफ्ट में पूछा गया है, आइडेंटिटी बेस्ड। यहाँ पर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू में हमें 14 दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1064 है, और हमसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहले वैल्यू पुट कर कर देख लेते हैं। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाती है तो हम यहाँ से इजीली सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वैल्यूज कैसे पुट कर सकते हैं, देखो, x प्लस वाई 14 है, और यहाँ पर जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो कितना आ रहा है, 1064 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 1000 से ज्यादा आ रहा है, तो एक का 10 होगा कि नहीं होगा, 10 का क्यूब ही तो 1000 बनेगा। और प्लस में ये 64 कैसे बना होगा, 4 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर देखो, 10 प्लस 4 करने पर मुझे 14 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और ये 1064 भी बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी और y की वैल्यू यहाँ 4 होगी, है ना। तो x की वैल्यू मैंने 10 रखी, y की वैल्यू मैंने 4 रखी, इसका स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर 36, दैट इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। अगर समझ में नहीं आ रहा वैल्यूज कैसे पुट करें, तो यहाँ पर एक और स्टेप हम ले सकते हैं। क्या? देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो, अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, हम क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर कर। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल में 196। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो ये 196 माइनस
2xy बन जाएगा, और एक xy यहाँ पर ऑलरेडी है माइनस का, और x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें गिवन है ना 14 इज इक्वल टू में 1064। तो ये आएगा, देखो ये 14 से कैंसिल आउट हम इसे कर देंगे, 196 माइनस 3xy इज इक्वल टू 1064 डिवाइड बाय 14। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, और एक है हमारे पास एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें ये इजीली मिल जाएगा। या फिर इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकल ही जाएगी, है ना, तो भी हम इसकी वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड हमने देख ली इसको। इस मेथड से करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, और डायरेक्ट अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो इजीली हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या बोला है कि 1a, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 1a 765 b12 सही है। 8 डिजिट्स हो गई कि नहीं हो गई, 2 4 6 8 हो गई है। 72 से हमें डिवाइड करना है, तो देखो 72 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए मैं इसे 9 into 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 और 8 का हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। अगर 8 से वो नंबर डिविजिबल हो रहा होगा तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखो हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू चाहिए ए और बी की। तो यहाँ पर बी की लीस्ट वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। पहले मैंने 0 रखा, तो क्या 12 8 से डिविजिबल है? नहीं, तो बी की वैल्यू अब मैं रखूंगा 1। मैंने 1 रखा, चेक किया क्या डिविजिबल हो रहा है, तो देखो 8 1 जा 8, और यहाँ पर आया 3, ये 2 8 चौक 32, तो ये 4 टाइम ये हमारे पास डिविजिबल हो रहा होगा। मतलब बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से बी मेरे पास 1 निकल कर आता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम 9 का डिविजिबिलिटी लगा देंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर नंबर का सम, अगर नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखो 7 और 2 9, ठीक है, ये 6 7 8 9 और 5, ये a अगर 4 होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू मुझे मिनिमम लीस्ट क्या निकल कर आती है, 4 निकल कर आती है। तो अब रख देते हैं 2a प्लस 3b, तो 4 2 जा 8, 3 इज इक्वल टू में 11, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन ये हमसे पूछा है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सूट्स फॉर ए टू मेक द इक्वेशन इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर ए की हमें कुछ वैल्यू रखनी है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी वैल्यू जो रिजल्ट निकल कर आए वो 1 हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ। देखो ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan 62 डिग्री sec 28 डिग्री कोट 38 डिग्री डिवाइड बाय कोसेक 62 डिग्री tan 11 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि tan a, अगर a प्लस b 90 डिग्री होता है तो कोट a इज इक्वल टू tan b होगा। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 62 और 28 90 डिग्री बन रहा है सब, तो कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट हमारे पास हट गया। ठीक है, इसको अगर डिटेल में समझना है, ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखना पड़ेगा। मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कराया हुआ है, उसमें ये डायरेक्ट रिजल्ट्स मैंने समझाए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर हमने प्रैक्टिस किया और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, तो आप इसे वहां समझ सकते हैं। बाकी हमने इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पर देखो 28 और 62 का सम 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, और सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, तो मैं अगर यहाँ पर 62 को 90 माइनस 28 डिग्री पुट करूंगा ना कोसेक को, तो ये क्या बन जाएगा, 90 पर कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा और 28 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये सेक 28 डिग्री ही बना, ये कोसेक 62 डिग्री, तो सेक 28 डिग्री से सेक 28 डिग्री कैंसिल किया।
लेकिन हमें ये स्टेप इतना कन्वर्ट करके नहीं करना, क्योंकि अगर सबको ऐसे करने लगूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे करना है। ठीक है, ये देखते ही चीजें क्लिक करनी चाहिए। अब दूसरा हमें क्या करना है, tan 62 डिग्री को हटाना है। ठीक है, तो tan 62 डिग्री कब हट रहा होगा, जब यहाँ पर या तो कोट 62 डिग्री होगा या फिर tan 28 डिग्री होगा। तो देखो tan 28 डिग्री तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है और थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, हाँ नीचे भी हमारे पास 62 डिग्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 28 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 79 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 28 डिग्री दिया हुआ है। अगर 62 डिग्री होता तो कैंसिल आउट होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोट 38 डिग्री है, तो कोट 38 डिग्री कब कैंसिल आउट होगा। उससे अच्छा हम tan 11 डिग्री को देख सकते हैं। tan 11 डिग्री कब कैंसिल आउट होगा, जब यहाँ पर tan 79 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ tan 79 डिग्री मेरे पास थर्ड ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं चीजों को, कि क्या रखने से वो कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर आप ये 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P and Q at a speed of 126 km per hour. While in the opposite direction it comes back at 90 km per hour. Another train travels the same distance at the average speed of the first train. देखो यहाँ पर ये उसने बोला है कि एक P and Q कोई डिस्टेंस है, P और Q कोई दूरी है स्टेशनों के बीच में। ठीक है, जो एक ट्रेन जाते समय तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और अगर वो जाने के बाद जब वापस आती है तो वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अब इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की चीजें देखता हूँ, है ना, तो यहाँ मुझे ये बोला है कि कोई ट्रेन एक डिस्टेंस को जाते समय 126 किलोमीटर से और आते समय 90 किलोमीटर से ट्रेवल करती। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या होगा, हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इस तरह के डिस्टेंस को हम इन दोनों स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल कर आ रहा होगा, तो देखो इसे अगर मैं इसका फैक्टर कर देता हूँ, तो ये 3 से करता हूँ, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो ये 3 इंटू 3 14, और भी आगे भी हो सकता है ये 7 इंटू 2, और ये 90 है, तो ये देखो 9 तो यहाँ पर निकल ही रहा है, 7 इंटू 2, तो ये 9 इंटू 5 इंटू 2, तो 9275, तो ये 9275, 9275 ये मेरे पास निकल कर आ रहा है। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर देख लेते हैं, अगर मैं ये डिस्टेंस 126 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसे कितना टाइम लग रहा होगा, 5 घंटे। और जब ये 90 किलोमीटर पर आवर से इसी दूरी को ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास, जब इसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा होगा, 7 घंटे, क्योंकि 952 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 952 बचेगा 7। इसी तरह से जाते समय हमने क्या किया, एक मिनट में ये T1 T2 कर देता हूँ, और जाते समय 972 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5। तो जाते समय उसे 5 ही घंटे लग रहे हैं और आते समय उसे 7 घंटे लग रहे हैं। एवरेज स्पीड मुझे चाहिए, तो ये डबल डिस्टेंस, क्योंकि जाना और आना दो बार सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, इतना, और कितना ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया है, 7 और 5 12 आवर्स में। ठीक है, तो ये देखो 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9, तो 7 पंजे 35, 35 तिया 105। तो उसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया होगा, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, 105 किलोमीटर पर आवर रही होगी कि नहीं रही होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक कोई फिक्स डिस्टेंस है, एक ट्रेन जाते समय किसी S1 स्पीड से, आते समय किसी S2 स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है D। अगर उसने D डिस्टेंस को S1 स्पीड से ट्रेवल किया है तो उसे T1 टाइम लगा है, और अगर S2 स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो उसे T2 टाइम लगा है। क्लियर है, तो अब दोनों में, जाने और आने में, दोनों में ही उससे एवरेज स्पीड क्या रही होगी, अगर ये मुझे निकालना है, तो देखो इस यहाँ से उसने स्टार्ट किया, गई पहले तो ट्रेन और फिर वापस आई, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2D, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर टाइम टेकन।
तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2d होगा। और टाइम कितना लिया है, जाते समय t1 लिया था और आते समय t2, तो दोनों टाइम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर मैंने यही किया, 126 से जा रही थी, 90 की स्पीड से आ रही थी। एवरेज मैंने क्या किया, डिस्टेंस ले लिया उन दोनों का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर इसे सोल्व भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ता। तो जब 126 से जा रही थी तो कितना टाइम लगा, 5 घंटे, और जब 90 से आ रही थी तो लगे 7 घंटे। तो ये मुझे टाइम मिल गया। अब मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस को मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। और टोटल डिस्टेंस लगा कितना है, देखो 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, मैंने फैक्टर में ही रखा है ना। और टाइम कितना लगा है, देखो 5 और 7, दोनों टाइम का सम कर दिया मैंने 12, और 12 से डिवाइड करा तो एवरेज स्पीड आई 105। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो सेकंड ट्रेन है, जो अनदर ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है सेम डिस्टेंस को एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की एवरेज स्पीड से, जो कि है 105 किलोमीटर पर आवर। अब इस डेटा को हम हटा देते हैं, जहां पर इतना सारा लिखा है हमने। तो जो दूसरी ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही होगी, पहली ट्रेन की एवरेज स्पीड से चल रही होगी, जो कि कितनी है, इसको रहने देते हैं, डिस्टेंस का काम पड़ेगा। हाय हाय। तो देखो, जो दूसरी ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, एवरेज स्पीड से, किसकी, पहली ट्रेन की, जो है 105 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द सेकंड ट्रेन टू ट्रेवल 525 किलोमीटर। तो 525 किलोमीटर चलने में दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 105, तो ये 5 बार जाएगा तो उसे 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे इनडायरेक्टली। अब देखो, अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छी बात है। ठीक है, आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल। देखो पहले मैं मान लेता हूँ कि एक्स अमाउंट को R% किसी रेट से बोला है ना, सम अमाउंट सम रेट से लिया गया है, तो R% से लिया गया है, और 3 साल तक, क्योंकि 3 साल के बाद जो अमाउंट है ना वो डबल हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। तो अब देख लेते हैं, प्लस एक्स तो कितना हो गया, मतलब ये जो धनराशि है वो तो 2 गुना हो गई। ठीक है, और जो रेट है वो 2% कम हो गई। अच्छी बात है। तो ये आफ्टर 5 years, तो 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपए है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई है। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर 13,600 को बाद में देखता हूँ, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो ब्याज है, टोटल जो ब्याज आ रहा है कितना है, 13,600। और वो ही 13,600 कब मिल सकता है मुझे, जब मैं पहले वाली धनराशि को इसी रेट से, R% की रेट से, इतने टाइम के लिए अगर ले लेता हूँ, तो मैं इसे ले लूं, क्योंकि यहाँ से एक वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। तो x को R% की रेट से कितने टाइम के लिए लिया है, 11 से ही 1/3, तो कितना होगा, 34/3 होगा। क्लियर है। अब देखो इस वाले को इधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ तो R-2 है। तो ये देखो, ये 2x इंटू R-2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो एक्स आर तो कॉमन आ जाएगा, 100, तो ये आ जाएगा 34/3 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 25/3 जब माइनस करेंगे तो 25 चौका 100, एक्स से एक्स कटेगा, ये 5 दूनी 10, तो ये 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो R-2/10 बराबर R/12, तो ये 12R, यहाँ पे आगे सोल्व किया, -24 बराबर होगा 10R के। तो ये आ जाएगा 2R बराबर होगा 24 के, और यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो हमें रेट मिल गया कि जो रेट है वो कितनी है, 12% है। ठीक है, और यहाँ से हमें ये चीज पता है कि ये जो ब्याज था वो कितना था, 13,600 था। तो ये बाकी की सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। रेट मुझे मिल गई है, बताना मुझे क्या है कि जो आरंभिक ऋण की राशि थी वो क्या थी, ये हमें बताना है। मतलब हमें एक्स की वैल्यू बताना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कितना ऋण लिया है, एक्स लिया है, जो कि 3 साल बाद 2x हो गया था। तो रेट मिल गया है, तो अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, आरंभिक
धनराशि निकाल सकते हैं। तो देखो x इंटू 12% कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, सॉरी ये तो हटाओ, इसका तो क्या ही काम है। ये वाला जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 13,600 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर रेट कितनी है, 12 है। इसे सोल्व कर लेते हैं। अब हम इसको भी हटा देते हैं, रेट हमने लिख ही ली है। तो देखो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 34 से ये कटा 100 और 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होने आ जाएगा तो 10,000। तो स्टार्टिंग में हमने कितना रुपया लिया था, 10,000 रुपया लिया था। तब जाकर हमें जो कुल मिलाकर दोनों कंडीशन में जो देखा जाए उस पर हमें 13,600 का ब्याज मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको फिर भी अगर करना है तो हम किस तरह से करेंगे वो समझ लो। देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3, √2 और √6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो √3 की वैल्यू तो क्या होगी, 1.73, या फिर हम एक डेसिमल तक ही ले, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। प्लस में 7 √2 की वैल्यू होती है 1.4, माइनस √6 की वैल्यू क्या होगी। देखो √6 किसके बीच में आ रहा है, √6 हमारे पास आता है √4 और √9 के बीच में। देखो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 का, और यहाँ 4 और 6 के बीच में कितने का है, 2 का। ये कितना होगा 0.4, और ये कितना है 2, तो इसे मैं 2.4 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगा 2.4। क्या किया एक बार फिर समझ लो। देखो जिस वैल्यू का हमें रूट चाहिए, उस वैल्यू से आसपास की वो वैल्यूज देख लो जो परफेक्ट रूट है, परफेक्ट स्क्वायर जिन्हें बोल सकते हैं। तो देखो √4 है और √9 है। √4 और √5 के बीच में टोटली कितने का गैप है, 5 का, लेकिन हमें चाहिए 6 का, तो इनके बीच में कितने का गैप होगा, 2 का। तो 2/5 की वैल्यू क्या होगी, 0.4। ठीक है, लेकिन 0.4 √4 से ज्यादा है ना, तो √4 का क्या होगा, 2, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2.4। इस तरह से हम इस वैल्यू को भी, किसी भी जिसकी हमें वैल्यू याद नहीं वो हम निकाल सकते हैं। तो ये 2.4 माइनस का 23 डिवाइड बाय √2 क्या होगा, 1.4, प्लस √3 होगा 1.7, प्लस ये हमने देखा अभी 2.4। ऐड कर लो इनको, 4 दूनी 8, ये 5 आएगा, और ये आएगा 5, 5.5, 23 माइनस का, इसे सोल्व कर लेते हैं। 17 पंजे 85, प्लस का ये आएगा 7 चौक 28, 7 और 2 9, 9.8 माइनस 2.4, इन्हें ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 9 दूनी 18, इसमें से 2.4 हटा देते हैं। ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, 17 में से 2 गया तो 15। ठीक है, माइनस का 23.5.5, ये यहाँ पर 0 चला गया, तो ये 11, इसे 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 11 दूनी 22, 20 500 का 20, 15.9 माइनस 4 किया तो ये 11.9 आएगा अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्सीमेट ही ले लेते हैं इसका, 11.9 किसके आसपास है, 12 के आसपास है, तो यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखो इससे करने पर भी हमें टाइम लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल मेथड क्या है करने का, अगर वो समझे तो वो और भी ज्यादा टिपिकल होगा। टिपिकल तो नहीं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। करना कुछ नहीं है, बेसिक ऑपरेशन ही लगाने, एक बार उसे भी हम समझ लेते हैं। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो सही रहेगा, एक तो दिमाग नहीं खपेगा। देखो दूसरा मेथड इसको करने का क्या हो सकता है, हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन लगा सकते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हमें सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, √2 और √3 एक साथ ले लेते हैं और इसको अलग रख देते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, √2 प्लस √3 तो मैंने एक साथ लिया है, और ये प्लस में √6 एक साथ रख दिया। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 प्लस √3 माइनस का √6 होगा, सेम ये वैल्यू ऊपर जाएगी, √2 प्लस √3 माइनस √6। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये इसका स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा 2, √3 का स्क्वायर होगा 3, प्लस में 2√6। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा 6, तो ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये होगा 2√6 माइनस 1। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बना नहीं ना, तो ये कट रहा है, डिनोमिनेटर में अभी भी वैल्यू है। रेशनलाइजेशन हम लगा इसलिए रहे थे डिनोमिनेटर से कुछ हट जाए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार और रेशनलाइजेशन कर देते हैं। किस तरह से कर देते हैं कि अब 2√6 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
है ना। तो देखो इसका स्क्वायर होगा कितना आएगा 24, और -1 पे 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इस सारे को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बचा है ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, 5√3 + 7√2 - √6। इसको देखो पहले प्रैक्टिस करते समय बहुत आराम से करना, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे, है ना। तो ये देखो माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, √2 + √3 - √6, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2√6 + 1 से। ठीक है, तो पहले इसी ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। √2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनेगा, और 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 बार आ जाएगा, तो ये 4√3 हो जाएगा। प्लस में √2 होगा क्योंकि √2 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 18 बनेगा, तो 9 2 से 3 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो 3 2 6, तो 6√3 हम लिख सकते हैं। सॉरी, 9 2 18 होगा ना, तो 6√2 ही लिखेंगे। क्लियर है। अब √3 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो √3 आएगा, माइनस √6 क्या हो जाएगा 12, और माइनस का √6। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं अब, +7√2 - √6। तो देखो 4√3 प्लस में 5√3 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, √2 + 6√2 - 7√2, माइनस माइनस प्लस का 12, और माइनस माइनस प्लस का √6। तो देखो 5√3 से प्लस का 5√3 कैंसिल, 7√2 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, बचा क्या +√12। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। टाइम लगेगा करने में, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट में करना क्वेश्चन को। ठीक है, अगर गलत भी होता है या टाइम बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर 12 पर आर्टिकल। देखो कुछ आर्टिकल है, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल्स है, जिनको अगर 12 में बेचा जाता है या फिर 9 में बेचा जाता है। अगर 9 की बजाय 12 में बेचा जाता है तो 150 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर पहले 12 रुपए में एक आर्टिकल को बेचा जा रहा था, तो एक्स आर्टिकल कितने में बेचे जाएंगे, 12 × एक्स में। अब अगर 9 में बेचा जा रहा है तो -9x हो जाएगा, तो टोटल आर्टिकल कितने में बिकेंगे, 9x में, और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 150 का आ रहा है, तो ये आएगा 3x। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल जाते हैं कि टोटल मेरे पास जो आर्टिकल होंगे ना वो 50 आर्टिकल्स होंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज 250, क्या कह रहा है वो कि ये जो आर्टिकल है इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो 50 आर्टिकल्स है, 50 250 रुपए में लेकर आया है वो, 50 आर्टिकल 250 रुपए में खरीदे। ठीक है, एक आर्टिकल नहीं बोला उसने, बोला ये सभी आर्टिकल 250 के हैं। तो 50 आर्टिकल अगर 250 के हैं तो एक आर्टिकल कितने का होगा, 5 रुपए का। ठीक है, तो बताओ 21 आर्टिकल को बेचने में मतलब 21 आर्टिकल कितने में बेचे जाएं जिससे 20% का फायदा हो जाए। ठीक है, तो 20% मतलब अगर 5 का है तो एक का प्रॉफिट मतलब 6 रुपए में बेचा जाए। कितने आर्टिकल, 21 आर्टिकल। तो देखो 5 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने में जाए 6 रुपए में, क्योंकि 20% का हमें क्या कमाना है, फायदा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो 21 आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी, 126, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जियोमेट्री से एक काफी सीधा रिजल्ट वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। किस तरह का रिजल्ट यहाँ पे बन रहा है, देखो अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं जिसकी साइड मेरे पास ए है, और इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये दोनों एजेस टच कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन सर्किल थोड़ा ऊट पटांग सा है, अब कर गया है। ठीक है, तो ए साइड है, तो सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, देखो ये टोटल ए लेंथ है, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी, a/2। सर्किल की रेडियस क्या होगी, a/2। अब अगर मैं इसे सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना देता हूं इस तरह से, अब मैं सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना देता हूं, तो इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी। देखो यहाँ पे जो रिलेशन बन सकता है वो स्क्वायर के डायगोनल से किसका बन सकता है, डायमीटर का बन सकता है। तो ये डायमीटर तो कितना है, ए का है, ए लेंथ का, और डायमीटर की लेंथ होगी क्या, √2। अगर ये लेंथ ए है, अगर ये लेंथ ए है, या फिर मैं अब इसको एक्स बोलता हूँ क्योंकि ये तो दूसरे वाले स्क्वायर की थी, अगर ये एक्स है तो ये लेंथ क्या होगी, √2x होगी, डायगोनल की। और ये डायगोनल किसके इक्वल होगा, डायमीटर के, जो कि है ए।
तो ये क्या √2x किसके इक्वल आया, a के इक्वल आया। तो यहां से x कितना आ जाएगा, a/√2। हमें बताना क्या है, इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इसी को समझते हैं कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर था जिसकी लेंथ a थी, तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और उस सर्किल के अंदर अगर मैं दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ a/√2 बनती है। मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, बड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय छोटा स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो अगर मैं देखूं साइड का, तो ये a/√2 होगा, a से a कटा तो ये √2/a रेशियो आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लेंथ √2 है तो ये लेंथ 1 होगी और इसके अंदर वाला क्या होगा, 1/√2 होगा। इसका मतलब यही तो है। या फिर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना, कि अगर छोटे वाले की लेंथ 1 है तो बड़ा वाला √2, अगर मैं इसकी लेंथ 1 ले लेता हूं तो ये √2 होगा। और अगर ये √2 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, √2 इंटू √2 होगा, तो 2 हो गया। उसने बोला एरिया का, तो इसका स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर, तो ये एरिया का हो गया। हमें स्मॉलेस्ट का लार्जेस्ट के साथ रेशियो चाहिए। तो देखो स्मॉलेस्ट तो कितना है 1 और लार्जेस्ट कितना है 4, तो 1/4 ही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर एक स्क्वायर के अंदर सर्किल और सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर ड्रॉ किया जाता है तो उनकी लेंथ का जो रेशियो आता है वो √2:1 आता है। क्लियर है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, निकालने में टाइम नहीं लगता है इनको, अगर डायरेक्ट रिजल्ट से याद हो। ठीक है, वरना इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे sec a दिया हुआ है तो ये रेशियो ले लेते हैं और यहाँ पर भी रेशियो बना लेते हैं। sec a है तो ये रेशियो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस में, तो परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएगा 9 - 1, तो ये आ जाएगा 2√2 में, या फिर √8 में इसे लिख देता हूँ। ठीक है, और कोट है तो ये रिलेशन होगा बेस और परपेंडिकुलर में, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे आ जाएगी √17। ठीक है, तो ये बी एंगल के लिए होगा और ये ए एंगल के लिए होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोसेक ए साइन बी कोट ए सेक बी की। तो कोसेक ए होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ए एंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है 3, परपेंडिकुलर कितना है 8, √8, तो इसका स्क्वायर प्लस में साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, हाइपोटेनियस क्या है √17 है, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है दोनों का। कोट ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √8, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/√8 का स्क्वायर, प्लस सेक भी है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस लगेगा, तो √17 डिवाइड बाय बेस, यहाँ पर कितना होगा 4, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है, बस इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, बाकी इसमें हम यूनिट डिजिट्स वगैरह से भी सॉल्यूशन को चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन होंगे, मैंने तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें सोल्व कर रहे होंगे तो ये फ्रैक्शन बन रहा होगा, क्योंकि कैंसिल आउट तो मुश्किल ही होगा, फ्रैक्शन बन रहा होगा, जो यूनिट डिजिट होगी वहां से हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, √8 का स्क्वायर 8 बनेगा, ये 1/17 बनेगा, तो 1/8 प्लस 17/16। क्लियर है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेकर इसे सोल्व करना है। यहाँ पे 17 इंटू 8 होगा, चलो कर ही देता हूँ। 17 इंटू 8 ये हो जाएगा 9 इंटू 17 प्लस 8 डिवाइड बाय 16 आएगा, ये 2 + 17। क्लियर है, यहाँ पर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में 19 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 8 2 = 16 और ये आएगा 17 9 153 और प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 161, तो ये 161 हुआ, 161, ये 19 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 2 6 दूनी 12 2 और 1 3 322 डिवाइड बाय 17 इंटू 19 कर लेना, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर कोड AD एंड BC इन द सर्किल आर एक्सटेंडेड टू E एंड F। देखो AD और BC को आगे बढ़ाया गया है, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल बन रहे होंगे।
ठीक है, ई और एफ तक बढ़ाया है। तो यहाँ पर सी डी ई कितना है, देखो सी डी ई एंगल दिया हुआ है 85 डिग्री, डी सी एफ कितना दिया हुआ है 94 डिग्री, सी डी सी एफ यही वाला एंगल है। हमसे पूछा ए बी एफ ये वाला एंगल प्लस ई ए बी। देखो सिंपल ही है, यहाँ पर करना क्या है, आपको इन दोनों एंगल का सम आपको चाहिए। तो ये दोनों एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये 94 होगा, ये 85 होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस 94 होगा। और हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री। मैं इसे थीटा मान लेता हूँ फिलहाल। तो देखो थीटा प्लस 180 माइनस 94 इक्वल होगा 180 के। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो 180 से 180 के माइनस का 94 उधर जाएगा तो थीटा कितना है 94। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट यही बनता है कि जो अपोजिट एंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो डायरेक्ट इक्वल हो जाता है किसके, एंगल के। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उससे किसी भी लेंथ को एक्सटेंड किया अगर जा रहा है और वो एक्सटर्नल एंगल थीटा है तो वो इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 3, पहले डेटा लिख लेते हैं। DE 4 है और टोटल AB 12 है। तो यहाँ पर 7 तो हो ही गया है तो ये 5 बचा। BF 2 है, FG 6 है और BC मतलब टोटल लेंथ 10 है, 6 और 2 8 हो गया तो ये 2 रहेगा। हमसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ m बाई n, हमें m बाई n की वैल्यू बतानी है जहां m है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल FGDE, FGDE ये इस क्वाड्रिलेटरल का रेशियो है, एरिया है सॉरी। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन रहा है, क्या इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का डेटा ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो m तो ये वाला होगा। n क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है। देखो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर इस टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ABC का तो हम निकाल ही सकते हैं, हम इस DBG का भी निकाल सकते हैं और उसमें से सबसे छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर हम हटा देंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, जो हम निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल हमें गिवन हो, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है और इसके जो इस एंगल को फॉर्म करने वाली जो साइड्स हैं वो लेंथ अगर हमें गिवन है, मान लो ये A और B है, तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। कैसे, देखते हैं। सपोज ये एंगल कोई थीटा है ना, तो इस पहले तो ABC का देख लेते हैं, हमें n चाहिए तो n का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये टोटल लेंथ 10 थी, वो टोटल लेंथ 12 थी और इंटू में साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो देखो ये 5 4 9 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 9 इंटू 8 इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा इस छोटू ट्राइंगल से, तो इसको माइनस कर देते हैं। देखो 5 इंटू 2 तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू साइन थीटा। देखो साइन थीटा जब मैं कॉमन लूंगा तो साइन थीटा से कटेगा, हाफ जब कॉमन लूंगा तो हाफ से कटेगा। 8 नाम 72 और 5 2 जा 10 और यहाँ पे आएगा 120, तो ये आया 720 डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो 0 से 0 गया, ये 6 बचा और ये 36 बचा, 6 छंग 36, 6 आ रहा है। शायद कैलकुलेशन में हमने गलती की है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पर 72 माइनस 10 होगा तो ये कितना होगा 62, और ये हमें डिवाइड करना है 120 से, तो देखो ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 60। यही मेरा फाइनल आंसर हो। क्लियर है, तो कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक। ठीक है, किसी एक आयताकार पाइप से पानी डाला जा रहा है किसी टैंक में। मान लो कि ये एक मेरे पास एक टैंक है।
ठीक है, एक ये टैंक है जो मैं किसी पाइप से भरने लग रहा हूँ इसको। आयताकार एक पाइप है, तो इस तरह का एक पाइप आ रहा है मेरे पास पीछे से, ठीक है ये, और इसमें पानी चल रहा है कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन बाकी सारा डेटा मीटर में है, तो मैं इसे मीटर में लिख लेता हूँ पर आवर। तो 15,000 मीटर पर आवर की स्पीड से इसमें से पानी चल रहा है और वो इसमें आ रहा है। तो 1 घंटे में इसमें कितना पानी आ गया होगा, जितना इसमें पानी, देखो इसका एरिया और इसको मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, कितना पानी इसने होल्ड किया है। देखो करना क्या है कि जैसे मान लो इसने कितना पानी डाला होगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। देखो हमें इसका डेटा गिवन है, ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है, देखो 1.2 इंटू 0.75। मैं कह रहा हूँ कि इसने 1 घंटे में कितना पानी डाला होगा, है ना। तो ये 1 घंटे में इतना मीटर पानी चल रहा है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ पर रोक देता हूँ, पैक कर दिया मैंने इसे यहाँ पर, तो ये क्या, और मैं कह रहा हूँ कि पाइप कितना भी लंबा हो सकता है, इसमें पानी चलता जा रहा है, और जैसे ही पानी यहाँ पे आता जा रहा है ना, ये पाइप पीछे बढ़ता हुआ जा रहा है, इस तरह से समझो, और ये पाइप यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 1 घंटे में इसकी टोटल जो लेंथ हो गई होगी वो 15,000 हो गई होगी, ठीक है। और लेंथ इंटू, लेंथ तो हमें मिल ही गई है, और इसकी जो ये साइड्स है वो हमें गिवन है 1.2 और कितना है 0.75 है। तो इस पाइप का आयतन मुझे मिल जाएगा, वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा, कितना होगा 0.75 इंटू 1.2 इंटू 15,000। ये क्या होगा, जो 1 घंटे में इसमें से पानी से टैंक में गिरा होगा। हमें बताना है कि कितने टाइम में, कितने घंटों में ये भर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 180 इंटू 140, ठीक है, और राइज बाय 4 मीटर, ठीक है, कि 4 मीटर तक इसको उठाने में, अगर मैं बोल देता हूँ इसकी हाइट जो है वो 4 मीटर है, तो इसकी हाइट को इतना उठाने में कितना टाइम लगेगा। तो इतना वॉल्यूम मुझे पानी भरना है, 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो ये मुझे टाइम मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये 3 डेसिमल हटाने में 3 जीरो तो शहीद हो गए, और बाकी हम इसे सोल्व कर लेंगे, 4 तिया 12, ठीक है, और ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 8 40, और ये भी आएगा 25 तिया 75, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो ये 28 दूनी 56, 560 बटे आ जाएगा 25 या 75। इससे हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है, और जो भी फाइनल आंसर होगा वही वो हमारा टाइम होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ 17 consecutive नंबर इज 289। देखो हमें यहाँ पर इस बार 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो यहाँ से एवरेज भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है और टोटल सम गिवन है, तो एवरेज क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे 17। तो एवरेज कितना है यहाँ पर 17 है। वो कह रहा है द सम ऑफ अनदर 10 consecutive numbers, अब और आगे 10 consecutive नंबर है, whose first term is 5 more than the average of the first set। फर्स्ट सेट कौन था, ये 17 टर्म्स का था, उनका एवरेज कितना आ रहा था 17 आ रहा था, उससे 5 मोर ज्यादा है, 5 मोर है तो मतलब फर्स्ट टर्म 22 होगी, और अब हम इन्हें 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो यहाँ पर एपी बन रही है, क्योंकि सभी में कंसेक्यूटिव नंबर है तो सभी में 1 1 का डिफरेंस होगा, तो S10 हमें निकालना है। ये हमें एपी से सम ऑफ n टर्म्स निकालना आना चाहिए, जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बेसिक सी चीज है। तो देखो 10/2 इंटू 2 इंटू 22 प्लस n-1, n क्या नंबर ऑफ टर्म, जो कि हो जाएगा 9 इंटू डी, डी कितना है 1, तो ये 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा 53, और ये 5, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और ये 265 मेरे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इन 10 टर्म्स का। यही पूछा है मुझसे, द सम ऑफ अनदर 10 consecutive numbers, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A crate of fruits contain one spoiled fruit for every 25 fruits। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मेरे पास एक क्रेट है, उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन 25 फ्रूट जहां पे रखे हुए हैं ना, ठीक है, इस तरह से फ्रूट्स रखे हुए हैं, टोटल 25 फ्रूटों में एक खराब फल रखा हुआ है इस तरह से, है ना। दूसरे 25 जो फल है उनमें भी एक फल खराब रखा हुआ है, तो इस तरह से टोटल जितने भी फल है, हर 25 फल के लिए एक खराब फल है, मतलब 24 तो सही होंगे और एक खराब होगा। अब वो कह रहा है कि 60% मतलब 3/5 बेच दिए गए, मतलब 3 को बेच दिया, लेकिन वो कह रहा है बेचे कितने 48, तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा 48 को,
एक की वैल्यू क्या आएगी 16, तो टोटल फल कितने होंगे 80। तो ये टोटल फल कितने क्या होंगे, खराब फल ही तो होंगे। वो कह रहा है कि टोटल खराब फलों में से 60% खराब फल बेच दिए, तो 60% 48 है, तो 100% 80 खराब फल होंगे। हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं क्रेट में। हमें पता है अगर एक फल खराब था तो वहां पे 25 फल थे, तो यहाँ तो 80 खराब फल हैं, तो टोटल कितने होंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 हमारे पास टोटल फल होंगे, तब जाकर 80 खराब फल हमारे पास होंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन। ये हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन के लिए हमें चीजें पता होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होता है, एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा 72 डिग्री का होगा, और अगर ये 72 का है तो ये भी 72 का होगा, तो ये कितने का होगा 36 का, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें सब डेटा मिल गया है, तो देखो एबीसी एंगल कौन सा है ABC ये वाला, पेंटागन का इंटीरियर एंगल है तो 108 डिग्री होगा। प्लस EGD देख लेते हैं, तो देखो EGD मैंने बताया ये एंगल कितने का होगा 36 का होगा, तो ये 36 दूनी 72 हो जाएगा। प्लस में BAJ पर आ जाते हैं, BAJ पर तो ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, तो 72 का होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो ये 72 भी है, तो ये मैं 72 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड बाय 6 है, तो देखो 6 1 जा 6 18 आएगा, और ये 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 18 प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 और 66 डिग्री। तो ये टोटल मेरे पास जो कैलकुलेट करके आ रहा है वो 66 डिग्री मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिवाइड द अमाउंट। देखो ये टोटल अमाउंट है, वो हमने एबीसी में बांटना है 3:5:8 में। हमने अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, वहां पर इस तरह की चीजें हमने कर ली थी। तो ये टोटल अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन सब के सम को, कि अगर ए को 3 यूनिट मिला है, बी को 5 यूनिट मिला है और सी को 8 यूनिट मिला है, तो टोटल बटा कितना यूनिट है 8 5 13 और 3 16, 16 यूनिट बट गया है। तो 16 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 18,144 को। तो इसको सोल्व कर लेते, 16 एकम 16, 16 फिर अगेन वन टाइम जाएगा, कितना बचा 5, 16 32 16 3 48, और ये अपने पास 16 चौक 64, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1134। हमें बताना क्या है, द अमाउंट बी गेट्स मोर देन ए, कि वो धनराशि जो बी को मिलती है ए से अधिक। बी का टोटल नहीं बताना है, जितना उसे ए से अधिक मिला है वो मुझे बताना है। तो कितना अधिक मिला है ए से 2 यूनिट अधिक मिला है, तो मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए की तो मुझे पता ही है, 1 यूनिट तो मुझे पता ही है, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 2, तो 2268 रुपए उसे ए से अधिक मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 27 पीपल, देखो ये MDH से हो जाएगा कि 27 लोग 8 घंटे पर दिन काम करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क होगा कि नहीं। अब वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पीपल तो हमने कर दिए 18 और काम वो कर रहे हैं पर डे 9 आवर, तो अब बताओ कितने दिन तक उन्हें काम करना पड़ेगा सेम टास्क कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 9 3 जा 27, ठीक है, और ये 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो ये 2 ये 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16, तो 16 दिन लगेंगे उन्हें इसी काम को कंप्लीट करने में। जो 27 लोग 12 दिन में काम कर रहे थे, 8 दिन प्रतिदिन काम कर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर, तो अब उन्हें 18 लोगों को काम करना है, 9 घंटे वो प्रतिदिन अब काम कर रहे हैं, पहले से 1 घंटा ज्यादा कर रहे हैं, तो दिन कितने हो जाएंगे 16 दिन, क्योंकि लोग कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 24% इज एकल छूट। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा, क्यों, उसने बोला है कि हमें 24% की छूट देनी है। पहला एक बार हमने 20% की दी और फिर हमने X% की दी, तो इस तरह से होता क्या है, देखो दोनों को तो हम ऐड कर देते हैं, दोनों डिस्काउंट तो हम ऐड कर देते हैं, 20% प्लस X% माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये कितना आना चाहिए 24% आना चाहिए। तो x में इसमें से ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो देखो 20 5 25 हो जाएगा, और माइनस, तो ये x की जगह 5 रखा तो ये 100, तो यहाँ 1 आएगा -1, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
क्लियर है। तो जब भी हमें ओवरऑल छूट निकालने, मान लो पहले x% का डिस्काउंट दिया, फिर y% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल जो डिस्काउंट बनेगा वो x% प्लस y%। क्योंकि x% हम ऑलरेडी दे चुके हैं, x% हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उस पर जो हमने y% बाद में डिस्काउंट दिया है, जो पहले डिस्काउंट दे चुके, जैसे मान लो कोई आइटम पहले 100 रुपए का था, मैंने उस पे 5% का डिस्काउंट दिया, तो 5 कम हो गया अब 95। अब मैं वापस उस पे मान लो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये 10% डिस्काउंट मैंने इस 95 पर दिया है, ये जो हमने पहले डिस्काउंट दे चुके 5 का, उस पर नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं इसमें से ये पहले वाला डिस्काउंट का y% हटा देता हूँ, तो इसलिए हम xy/100% बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करना है और माइनस करना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यही चीज मैंने यहाँ पर की, ऑप्शन से लेकर करते हैं तो आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 3, 2 और 5 के मल्टीपल्स है, तो मैं इन दोनों को पावर में ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ 2 की पावर 2 है, और इस 15 को मैं 3 इंटू 5 की पावर 26 लिख सकता हूँ, जो कि आगे जाकर 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 26 और 5 की पावर 26 बन जाएगा। लेकिन मेरा काम यहाँ से 2 की पावर 2 से ही चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ सभी 3 के पर भी ए में है पावर, 5 पर भी ए में पावर है, और 8 में भी ए पर पावर है। तो किसी भी एक की सोल्व कर लो और दोनों से कंपेयर कर लो, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। मैं 2 से कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर 4 है, तो 2 की पावर 2a प्लस 12 हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ 8 है, तो 2 की पावर 3 होगा, और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3a माइनस 3 2 6 हो जाएगा। डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 3a प्लस 6। ठीक है, तो 2a माइनस 3a कितना हो जाएगा, माइनस का a, और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। इक्वल कर देंगे, तो दोनों के बेस अगर इक्वल है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो देखो माइनस का a प्लस 18 इक्वल होना चाहिए 2 के। ये 16 18 यहाँ जाएगा, माइनस का 18, तो माइनस का 16 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू 16 आई। 16 प्लस 9 बनेगा 25, और अंडर रूट में है तो 5 फाइनल आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की शिफ्ट में। सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन है, थोड़ा समझदारी से और ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों का पहले इस स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं, और इस स्क्वायर को सोल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये देखो 4 या 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर देखो 3 बचे, यहाँ पर 3 बचा और 3 बचा, तो 33 माइनस यहाँ पर अपने पास कितना बचा है 4, 13 दूनी 26 का होल स्क्वायर, तो 33 माइनस 26 कितना होगा 7/12, और इसका स्क्वायर होगा तो 49/144। अब देखो 9 पंजे 45 इंटू 4 कितना होगा 49 डिवाइड बाय 9। ये डिवाइड में है, ठीक है, ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो 144 डिवाइड बाय 49, 49 से 49 गया, और ये 16 टाइम जाएगा, 16 9 में 144 होता है। तो यहाँ पे इस पूरे को सोल्व करने पर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो 16 आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो पहले ये ऑफ सोल्व होगा यहाँ पर, उसके बाद ये डिवाइड सोल्व होगा। तो देखो 11 7 77 और 3 80 डिवाइड बाय 3 सॉरी 11 मल्टीप्लाई बाय 8 5 40 और 44/5, तो 11 चौक 44 और 16 पंजे 80, 16 चौक 64। डिवाइड में है 7 5 12 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में 7/12 लिख सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट, तो 16 चौक 64 होता है, और ये 3 16 सत्ते 112/3 माइनस होगा 4/3 से, और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, ये वाला 16 मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले माइनस कर देते हैं 108/3, तो ये 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 यहाँ पर डिवाइड में है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर होगा 36 इंटू 36, तो ये 8, ये 18, ये 4 और ये 9, और इसी तरह से ये भी 9, 9 नाम 81, तो ये 1/81 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो, टुकड़ों में करो, ध्यान से करो, इसमें फोकस की ज्यादा जरूरत होती है, वरना छोटी बहुत गलती भी कर देते हैं अगर हम, तो पूरा रिजल्ट ही गलत हो जाता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन में शिफ्ट, इस शिफ्ट में क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो डेटा हैंडलिंग के ऊपर थे, तो वो क्वेश्चंस मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास, हार्ड नहीं आते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं बस थोड़े से। तो आज के लिए इतना ही, आज के शिफ्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिए।